जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेकेंड लेक्चर। वी आर हैविंग आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन मंडे एंड इट वाज ऑन मंडे और हमने उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिगार्डिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज और उसमें हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ थी वो एक्यूट और क्रॉनिक इंजरीज के बारे में पढ़ा था कि एक्यूट इंजरीज आपके सॉफ्ट टिश्यूज के सॉफ्ट इंजरीज एक्यूट इंजरीज क्या हो सकती हैं और क्रॉनिक इंजरीज क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू learn about the sports rehabilitator और स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट। ठीक है कि ऐसे कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन मैनेजमेंट ऑफ एथलीट्स दोज आर सफरिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स रिलेटेड इलनेसेस और डिजीजेस और स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी एथलीट्स होते हैं या ऐसे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं दे ऑलवेज रिक्वायर प्रॉपर हेल्थ केयर एज वेल एज प्रिवेंटिव केयर। ठीक है, आपको एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमने उनको प्रिवेंटिव केयर भी बतानी है और अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमने उसको प्रॉपर हेल्थ केयर देनी है ताकि वो कम बैक कर सके अपनी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में। ठीक है, अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट ही नहीं होता जो कि ये चीज़ें प्रोवाइड करता है या हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, देयर आर अदर स्पेशलिटीज़ एज वेल। और तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की एक टीम होती है जो कि एथलीट्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है एज वेल एज प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करती है। लेकिन यूजुअली होता ऐसे है कि जो आपका स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर होता है उसके ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उसने नंबर ऑफ स्पेशलिटीज़ को वो अक्सर कवर कर लेता है। ठीक है, मतलब जो बेसिक स्पेशलिटीज़ होंगी, जो बेसिक एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, उनको एक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर कवर कर लेगा। लेट्स से कि फर्स्ट एड मैनेजमेंट है, ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली नॉट द वर्क फॉर अ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर का ये काम नहीं है, एक्चुअली ये काम तो है एक फिजिशियन का या एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जो कि एट द टाइम ऑफ, या एक नर्स का काम है कि उसने फर्स्ट एड मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है। लेकिन बीइंग अ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर इट्स बिकम द ड्यूटी of a sports rehabilitator to intervene in this cause or to become a part of the team so that he or she can apply the first aid management or he or she can provide the first aid management। ठीक है, सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें से अक्सर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर को दी जाती हैं ताकि वो एट द लोएस्ट लेवल वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और इन द केस अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उसे नहीं समझ आ रही तो फिर उसको प्रॉपर रेफर करना पड़ता है अपने इंडिविजुअल को या अपने एथलीट को या अपने पेशेंट को। ठीक है, तो इसमें जितनी भी स्पेशल टीम्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं जो कि एक मिलकर टीम बनाती हैं, ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है आपके स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर का। ठीक है बेटा, अजान हो रही है, 2 मिनट रुकिएगा, अजान हो जाए।
अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट की। ठीक है, मैंने सिर्फ आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस किया है कि ऐसे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें उनको प्रिवेंटिव केयर की भी ज़रूरत होती है और उनको हेल्थ केयर की भी ज़रूरत होती है। और इन दोनों चीज़ों के लिए देयर आर नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विद स्पेशलिटीज़ जो कि अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर होता है, जो कि जिसके ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ही और शी इज़ द वन जो कि हर वक्त साथ रहता है। बाकी टीम का शायद कोई मेंबर इतना साथ ना रहे या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर इतना साथ ना रहे जितना कि एक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर साथ रहता है ऑल द टाइम। ठीक है, सो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर है क्या? डिफाइन एंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स एंड ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर एक ऐसा इंडिविजुअल होना चाहिए जो जिसके पास जो कि ग्रेजुएट लेवल का हो, ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हो, ठीक है, और ऑटोनोमस हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो। आप सबको पता होगा प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कि ऑटोनोमस किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटोनोमस का मतलब ये है कि वो खुद से अपना डायग्नोसिस करे, खुद से प्रोग्नोसिस करे। ठीक है, वो उसको कोई डिक्टेट करने वाला ना हो। ठीक है, सही है। सो ऑटोनोमस हेल्थ केयर प्रोवाइडर होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होल्डर होना चाहिए। ठीक है, और जिसको मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन और मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर को आप सिंपली स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर की डेफिनेशन होगी, देयर आर 4 स्किल डोमेन्स ऑफ अ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, टोटल 4 स्किल डोमेन्स हैं एक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर के पास। ठीक है, ये 4 स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, एक टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सबको प्रोफेशनली हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इक्वली प्रोवाइड करना, ठीक है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और प्रोफेशनली वो अपने आप को डेवलप भी करे विद द ऑनगोइंग रिसर्चेज और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रिवेंशन। ठीक है, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर मस्ट नो कि हाउ आई कैन प्रिवेंट माय टीम मेंबर्स और माय एथलीट्स फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। ठीक है, सही है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि he or she must know how to evaluate, ठीक है, the how to individually evaluate and recognize the issues of an individual or an athlete। ठीक है, और फिर इंडिविजुअली उनके लिए एक मैनेजमेंट प्लान डिवाइस कर किया जाए। ठीक है, नॉट इन अ ग्रुप। ठीक है, इंडिविजुअली हर एक बंदे को वो इवेल्युएट करना जानता हो, उसको पता हो कि मैंने कैसे इनको इनकी शॉर्ट कमिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है और कैसे फिर इनको इंडिविजुअली एक मैनेजमेंट प्लान बना के देना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इमीडिएट केयर। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर के लिए ये ज़रूरी है कि वो इमीडिएट केयर प्रोवाइड करे। ठीक है, सही है। अगर वो इमीडिएट केयर प्रोवाइड नहीं करेगा तो वही जो इंजरी, लेट्स से इफ देयर इज एन इंजरी ऑफ मॉडरेट टाइप, ठीक है, और वो उसको इमीडिएट केयर प्रोवाइड नहीं की जाती एट द टाइम ऑफ इंजरी और आफ्टर द इंजरी, तो इट कैन प्रोग्रेस टू अ स्वेयर टाइप ऑफ इंजरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके एथलीट्स को नहीं पता। ठीक है, आपके एथलीट को नहीं पता कि मुझे एक इंजरी हुई है। ठीक है, और ये कितनी इंटेंसिटी की इंजरी है। आप सबको पता है कि ड्यूरिंग अ मैच ज़्यादातर एथलीट्स का फोकस क्या होता है कि हमने मैच के ऊपर फोकस करना है। लेट्स से अगर कोई इंजरी हो भी गई है तो वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं या वो कहते हैं कि हम इस मैच में इन्वॉल्व रहें। ठीक है, सो एक्चुअली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर
जिसके अकॉर्डिंगली उसको इजाज़त मिलेगी कि वो कंटिन्यू कर सकता है अपने स्पोर्ट्स या नहीं कर सकता, ठीक है, सही है। सो इमीडिएट केयर इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर। सो देयर आर 4 स्किल डोमेन्स ऑफ अ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर कहाँ पर इमीडिएट केयर प्रोवाइड करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कहाँ पर केयर प्रोवाइड की जाए, ठीक है। सो द बेस्ट प्लेसेस, द आइडियल प्लेसेस के जहाँ पर इंजरी हुई है, लेट्स से इट इज ऑन द पिच, ठीक है, और इट इज इन द कोर्ट, ठीक है। आपके पिच या कोर्ट साइड के ऊपर आपका स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर आपको इमीडिएट केयर प्रोवाइड करेगा। और क्या टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब किस टाइम से पहले। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज के विदाउट डेवलपमेंट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स, मतलब कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स के डेवलप होने से पहले पहले तक उसने इमीडिएट केयर प्रोवाइड करनी है या उसने असेसमेंट जरूर करनी है कि इंजरी किस लेवल की है, ठीक है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर कि उसको फास्ट है होना चाहिए, ठीक है। he or she must know कि जी he or she must know how injury is happening, ठीक है, क्योंकि वो ऑल द टाइम फील्ड के बाहर बैठ के वो अपने एथलीट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि मेरे एथलीट्स क्या करें या मेरी टीम मेंबर्स क्या करें, ठीक है। सो अगर कहीं पर भी इंजरी होगी तो उसको फौरन से पता चल जाएगा कि ये इंजरी किस लेवल की है या इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, ठीक है। जब उसको मैकेनिज्म जितना अच्छा वो कीनली ऑब्जर्व करेगा अपने एथलीट्स को, उतना ही अच्छा वो उनको मैनेज कर सकेगा, उतना ही कम टाइम उसको लगेगा कि वो असेस करे एक इंडिविजुअल को कि जी इसको हुआ क्या है, ठीक है। जितनी जल्दी असेसमेंट हो जाएगी वो उतनी जल्दी केयर प्रोवाइड कर सकेगा विदाउट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर कर जाती है, यूजुअली मसल स्पैज्म अगर ओकर कर जाता है तो उसको ये नहीं पता चलेगा वेदर इट इज अ मस्कुलर इंजरी, वेदर इट इज अ टेंडिनियस और वेदर इट इज अ लिगामेंटस इंजरी, ठीक है। सो ही और शी मस्ट नो, ठीक है, और ही और शी मस्ट कीनली ऑब्जर्व द टीम मेंबर्स और द एथलीट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर की एबिलिटीज, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी हैं, दीज आर अबाउट द स्किल डोमेन्स, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एबिलिटीज, ठीक है, ये एबिलिटी होनी चाहिए उसमें, लेकिन जो स्किल डोमेन्स हैं वो वही 4 हैं कि इन स्किल डोमेन्स में उसकी स्किल्स प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए उसको, ठीक है। तो जो एबिलिटीज होनी चाहिए एक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर में, द वन इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ही और मस्ट he or she must know how to resuscitate, how to perform cardiopulmonary resuscitation, the first step. सेकंड क्या है कि फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड करनी आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है कि जी वो ब्लड बॉर्न पैथोजन से सेफ कर सके, आपको प्रिवेंट कर सके कि कोई पैथोजन आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर ना हो। लेट्स से इफ देयर इज अ वुंड, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने वुंड मैनेजमेंट पढ़नी है, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कोई भी वुंड है, ठीक है, आप जितना उसको अलाउ करोगे कि वो डर्टी रहे, ठीक है, आप उसको जितना अलाउ करोगे वो कंटेमिनेटेड रहे या टाइम डिले करोगे उसको क्लीन आउट करने में, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव कर जाए इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको ब्लड बॉर्न पैथोजन से उसने सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। Second last is how to provide immobilization, ठीक है, to a body segment which is being injured specifically in a sports, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए कि बॉडी सेगमेंट को मैंने किस तरीके से इमोबिलाइज करना है जो कि आपके एथलीट के लिए, ठीक है, या उसके खुद के लिए फायदेमंद हो, ठीक है, कि वो उसमें मिनिमम डिसएडवांटेज हो किसी भी चीज का, ठीक है। मसल शॉर्टनिंग का खतरा नहीं होना चाहिए, लिगामेंट्स की फाइब्रोसिस का खतरा ना हो, ठीक है, और हीलिंग को वो पोजीशन सबसे ज्यादा प्रमोट करे, ठीक है। सो ही और शी मस्ट नो हाउ टू इमोबिलाइज अ पर्टिकुलर बॉडी सेगमेंट, ठीक है, उसके लिए उसको स्ट्रैपिंग का भी पता होना चाहिए, उसको टेपिंग का भी पता होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, he or she must know, he or she must have a practical experience, क्योंकि नॉलेज का होना और एक्सपीरियंस का होना इट इज बोथ डिफरेंट, ठीक है।
उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 टर्म्स यहाँ पर मेंशन की हुई हैं अबाउट नॉलेज, एबिलिटी एंड विजडम, ठीक है, जिसको हम लोग आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। The next one is certified athletic trainer. Certified athletic trainer, they are different from sports rehabilitator, ठीक है, सही है, but they have actually almost similar responsibilities or similar knowledge, ठीक है. So what are certified athletic trainers? The name is indicating trainers, जिन्होंने train करना है. इनके पास रॉ मटेरियल में चीज आएगी, रॉ मटेरियल में एक इंडिविजुअल आएगा और उस इस सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर का ये काम है कि उसने उस रॉ मटेरियल को कैसे रिफाइंड करना है, ठीक है. सो सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर्स क्या हैं? दे आर एक्चुअली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो कि कोलैबोरेट करते हैं विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सच एज फिजिशियंस और स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर in order to provide an optimum level of activity for an athlete, ठीक है, या उसकी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, उसकी पार्टिसिपेशन को फिजिकल एक्टिविटी में इम्प्रूव किया जाए और उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सके, मैक्सिमम उसकी फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव की जा सके. सो दिस इज एक्चुअली अ सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर. अब सर्टिफाइड एथलेटिक ये ट्रेनर दोबारा बता दें क्या कह रहे हो? सर, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें. अच्छा बेटा, certified athletic trainers, they are different from sports rehabilitator, but they have some similar responsibilities with the sports rehabilitator, ठीक है. Sports rehabilitator we can both apply for mostly हम अप्लाई करेंगे स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर के लिए आफ्टर दिस ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है, सही है. सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के, सही है, वो उसके बाद अप्लाई करते हैं, ठीक है, बट दे हैव समहाउ सिमिलर रिस्पांसिबिलिटीज इन स्पोर्ट्स, ठीक है. अब सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर है क्या? सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर्स दे आर एक्चुअली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो कि अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर, इसमें ऑटोनोमस नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा. ऑटोनोमस सिर्फ किसमें है? स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर में. सो यू कैन अप्लाई फॉर अ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर बट यू विल नॉट अप्लाई फॉर अ सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर बिकॉज ऑटोनोमस नहीं है, ये फील्ड ऑटोनोमस नहीं है. सो उसमें क्या करना है? अदर स्पेशलिटीज के साथ मिलकर, अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर, जो भी एथलीट्स हैं, जो भी टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, उसको बेहतर करना है या उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करनी है. जैसे मैंने पहले बताया कि वो उनके पास रॉ मटेरियल में एक चीज आ रही है और उन्होंने उसको रिफाइंड करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अदर स्पेशलिटीज एज वेल, ठीक है. सो दिस इज सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर, ठीक है. तो एथलेटिक ट्रेनिंग क्या है? Athletic training includes the prevention, the diagnosis, and intervention of emergency, acute, and chronic medical condition involving impairment, functional limitations, and disabilities. ठीक है. So this is almost similar to the sports rehabilitator. ठीक है, सही है. उसको मैनेजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, उसको असेसमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, एक्यूट को कैसे मैनेज करना है, क्रॉनिक को कैसे मैनेज करना है, फंक्शनल लिमिटेशंस को दूर कैसे करना है, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस को कैसे दूर करना है, डिसेबिलिटीज को कैसे दूर करना है, ठीक है. तो एथलेटिक ट्रेनिंग में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है. जैसे ट्रेनर्स होते हैं, सिंपली जिम में ट्रेनर होता है, ठीक है, सबको पता है जिम में ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है. इसी तरीके से आपकी कोई भी टीम है, क्रिकेट टीम है, ये सुपर टीम है, उनके साथ ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है. इसके अलावा उनके साथ एक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर होता है या आप जिसको कहते हो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है, ठीक है. सो ये जो 3 टर्म्स हैं, द नॉलेज, द विजडम एंड द एबिलिटी. मैं अभी जितना भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट नॉलेज, ठीक है. मैं जितना आप लोगों को सिखा रहा हूँ या आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारा नॉलेज है, ठीक है, जो कि एक्चुअली आपकी बेस बनाता है
to perform a to have a practice professionally, ठीक है। जब आप लोग पढ़ लोगे यहाँ से, जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो फिर आप एक प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हो जहाँ पर आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अब एबिलिटी क्या है, एंड दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से अपने नॉलेज को यूज करते हो फॉर योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, फॉर योर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। जब आप प्रोफेशनली यहाँ, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे और प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो आप किस तरीके से इसको यूज करोगे नॉलेज को, सो दिस इज योर एबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज विजडम, ठीक है। विजडम सबसे इम्पोर्टेंट एक रूल है यहाँ पर, और सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग में, ठीक है। तो विजडम क्या है एक्चुअली, कि जो आपका नॉलेज है और एबिलिटी है, ठीक है, इन दोनों को एक अच्छे तरीके से वो यूज करो, ठीक है। मतलब वो आपकी ये कैपेबिलिटी, आपकी ये विजडम है, जहानत है कि आप किस तरीके से इन दोनों चीजों को अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में आपकी एबिलिटी है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको, और अपने नॉलेज को किस तरीके से आप लोग अक्यूमुलेट करके, कंबाइन करके तो किसी को फायदा पहुंचाते हो, जिसको हम लोग सिंपल जुबान में ये भी कह देते हैं कि दिस इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हम लोगों के पास एक नॉलेज आता है, ठीक है, हम उस नॉलेज के ऊपर फर्दर रिसर्च करके एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाते हैं कि जी इस एविडेंस के अकॉर्डिंगली हमने ये प्रैक्टिस परफॉर्म करनी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट विजडम, ठीक है, सही है। विजडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द मेन फैक्टर जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन एन एक्सपीरियंस्ड फिजिकल थेरेपिस्ट एंड अ नॉन एक्सपीरियंस्ड फिजिकल थेरेपिस्ट। मैं एक्सपीरियंस की बात इसलिए कर रहा हूँ, या विजडम ये इन टर्म्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर, ये स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप किस तरीके से अपने एथलीट्स को, अपने टीम मेंबर्स को मैनेज करते हो, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन नॉलेज एज वेल एज ऑन द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। ये नहीं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ओपीडी का, कि ओपीडी को कैसे कंट्रोल करना है, या आईसीयू का, ठीक है। Actually, this is I am talking all about the sports rehabilitation, ठीक है, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। Now, what are the skills, ठीक है, of certified athletic trainers? एक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर के पास 4 स्किल डोमेन्स हैं, उसमें उन 4 स्किल्स में रहना है, ठीक है। लेकिन सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर्स के पास ये 13 स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में होती नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक या दो उनके पास ये चीजें होती हैं, उनके पास ट्रेनिंग होती है कि हमें किस तरीके से बस ट्रेनिंग करवानी, ठीक है। इसके अलावा उनको किसी चीज का नहीं पता होता, और वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके ऊपर होती है, आपके स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर के ऊपर होती है, ठीक है। सो एक्चुअली आप इसको यूं भी ले सकते थे, एक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर के अंडर आपके सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर ने काम करना है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द 13 स्किल्स ऑफ अ सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर? द फर्स्ट वन इज फाउंडेशनल बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। फाउंडेशनल बिहेवियर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिस तरीके से आप लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस पढ़ते हो, ठीक है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस एक्चुअली है क्या? दिस इज योर बिहेवियर, या जैसे बिहेवियरल साइंसेस है कि आप पढ़ते क्या हो उसमें, कि बिहेवियर, कि हाउ टू डील विद योर पेशेंट्स, हाउ टू डील विद योर क्लाइंट्स, ठीक है। सो प्रोफेशनली आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर्स में। फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है? He or she must know about the management of the risk and prevention, ठीक है। कि कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जिससे मैंने प्रिवेंट करना है एक एथलीट को, ठीक है। और अगर वो इन रिस्क की वजह से कोई इंजरी हो जाती है तो फिर मैंने उनको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। Third one is pathology of injuries and illnesses. He or she must know the basic pathophysiology of the abnormalities that are going on within the injury, that are going on after the injury. मतलब he or she must know what is the acute inflammation, what is subacute inflammation, and what is the chronic stage, ठीक है, of the inflammation, ठीक है। acute, subacute और chronic stage के बारे में उसको पता होना चाहिए, और उसको pathophysiology पता होनी चाहिए कि लिगामेंट की इंजरी में क्या होगा, टेंडन की इंजरी में क्या होगा, मस्कुलर इंजरी में क्या होगा, ठीक है।
फिर फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है या डायग्नोसिस करना है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक इंजरी का। Fifth one is he or she must know about the medical condition and disabilities, ठीक है, different medical conditions मतलब orthopedic related medical condition, cardiac related medical condition या pulmonary related medical conditions के बारे में उसको पता होना चाहिए। Sixth one is acute care of illnesses and injuries, ठीक है, उसको इंजरीज और illnesses की केयर प्रोवाइड करनी है acutely, ठीक है। The next one is about therapeutic modalities. He or she must know about the therapeutic modalities such as shorter diathermy किस लिए यूज होती है या अल्ट्रासाउंड किस लिए यूज होती है। The next one is conditioning and rehabilitative exercises के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। Ninth one is he or she must know the basic pharmacology, ठीक है, कि अगर किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, किसी मसल रिलैक्सेंट की या पेन किलर की जरूरत पड़ती है, तो उसको पता होना चाहिए कि क्या पेन किलर दी जा सकती है और कौन सी मसल रिलैक्सेंट दी जा सकती है, ठीक है। 10th one is psychosocial intervention and referral, ठीक है। साइकोसोशल इंटरवेंशन की बात ये है कि एथलीट की साइकोलॉजिकली उसकी मेंटल हेल्थ क्या है एज अ साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, मतलब कि उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, कि वो किस तरीके से किसी भी चीज को लेता है, क्या वो सीरियस लेता है किसी भी चीज को, ठीक है, अपनी पार्टिसिपेशन को या अपनी ट्रेनिंग को, क्या वो सीरियसली ले रहा है या नहीं ले रहा, या वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है या नहीं करना चाहता। लेट्स से अगर वो नहीं इम्प्रूव करना चाह रहा अपने आप को, ठीक है, और वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा, तो वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर कर सकता है टू द हायर अथॉरिटी या टू द हायर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो विद स्पेसिफिक स्पेशलिटी के साथ वहां पर मौजूद हो, ठीक है। 11th क्या है कि एक सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर को न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए, ठीक है, कि if a individual is suffering from an injury or he or she have a previous injury, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने इनको कौन सी न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी हीलिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। सेकंड लास्ट इज हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि उसमें किस तरीके से केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, हाउ टू एडमिनिस्टर इट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज एंड डेवलपमेंट, जस्ट सेम एज स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर, जिस तरीके से स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर को ये पता होता है कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करना है और अपने आप को प्रोफेशनली भी डेवलप करना है, उसी तरीके से एक सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर के लिए भी ये चीज जरूरी है। तो these are the 13 skills of certified athletic trainer, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ये जो सब कुछ आपने बताया है तो इसका मतलब यही है ना कि he or she should have a proper medical degree before becoming a certified athletic trainer, क्योंकि यहाँ पे उसको एनाटमी, फिजियोलॉजी और फिर मोडेलिटीज का भी पता हो, तो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट बाद में इस चीज में अप्लाई कर सकते हैं if they want to be a certified athletic trainer prior to become a sports physiotherapist। सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर के लिए आप नहीं अप्लाई करोगे, आप अप्लाई करोगे स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर जो है इज सम लाइक सुपरवाइजर, ठीक है, उसमें सुपरवाइज करना है सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर को। सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर जो है उसको इस सब चीजों का पता होना चाहिए। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये बकायदा कोर्स होता है, 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। अब मुझे नाम डिग्री का नहीं भूल रहा है, ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ये करवाया जाता है सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनिंग का कोर्स। लेकिन उनमें ये सारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग जरा स्पेशलाइज्ड पढ़ते हैं, हम लोग पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी पढ़ेंगे या हम लोग ऑर्थोपेडिक रिलेटेड फिजिकल थेरेपी पढ़ते हैं या मैनुअल थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उनको भी पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। मैनुअल थेरेपी वो नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो स्पेशलाइज्ड है फिजिकल थेरेपी के सब्जेक्ट्स वो लोग नहीं पढ़ते, लेकिन इससे रिलेटेड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मैनेजमेंट से रिलेटेड वो हर चीज पढ़ते हैं सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर। वो डिग्री प्रोग्राम डिफरेंट है, आपका डिग्री प्रोग्राम डिफरेंट है, यू कैन अप्लाई फॉर स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर।
ठीक है बेटा, समझ आएगी? ओके सर। यही क्वेश्चन है आपका? यस। अच्छा, now if we move towards forward the legal aspects of a sports rehabilitator. Most important thing है कि लीगली उसको कितने लीगली वो किन चीज़ों पर उसको ध्यान रखना चाहिए एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है? सो अगर वो अपने इन एस्पेक्ट्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो फिर उसको वो अगेंस्ट द लॉ चलेगा, ठीक है, सही है, और वो उसको किसी भी टाइम सू किया जा सकता है, वो किसी भी टाइम किसी भी टीम मेंबर जो है, कोई भी टीम मेंबर जो है वो उसको सू कर सकता है, ठीक है, कि वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक है? सो दीज आर द लीगल एस्पेक्ट्स के before participating in any physical activity, a sports rehabilitator must have the responsibility to ensure whether he or she, the athlete, are they ready, or are they physically active, ठीक है? Are they are they injury free, ठीक है, to participate in this specific sports, ठीक है? सो ये प्री पार्टिसिपेशन फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें ये फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है ताकि उसको पता चल सके कि क्या ये इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर भी सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है? तो सबसे पहला लीगल एस्पेक्ट ये है, ठीक है? अगर आप पार्टिसिपेशन से पहले फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते हो और कल को उस फील्ड में कोई भी इंजरी हो जाती है, तो वो कल को आपको ब्लेम कर सकता है कि जी क्योंकि मुझे ये इशू चल रहा था पहले से और जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो ये मेरी इंजरी वर्स हो गई, ठीक है? तो वो आपको सू कर सकता है इस चीज के ऊपर, तो आपने पार्टिसिपेट करने से पहले ही फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर करें, ठीक है? द फर्स्ट लीगल एस्पेक्ट। सेकंड क्या है कि डिटरमिनेशन ऑफ एन एथलीट्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट, ठीक है? यहाँ पर बात हो रही है, हमने पहले तो बात की फिजिकल एबिलिटी की, जब आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म करना है तो आपको फिजिकल एबिलिटी का पता चल जाएगा, एंड द सेकंड वन इज अबाउट द मेंटल एबिलिटी, ठीक है? मेंटली एक इंडिविजुअल कितना प्रिपेयर है फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉर द कंपटीशन, ठीक है? अगर वो प्रिपेयर नहीं है इस कंपटीशन के लिए तो आप उसको अलाउ नहीं करोगे, ठीक है? सही है? ये जो डिटरमिनेशन है इसके लिए आपको स्पेशल टेस्ट वगैरह नहीं परफॉर्म करते हो, इसमें सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है इंडिविजुअल को। जैसे मैंने पहले बात की कि स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर ने हमेशा साथ रहना है, ठीक है, टीम के। तो जो स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर साथ रहेगा वो की ऑब्जर्व करेगा अपने टीम मेंबर्स को। लेट्स से 11 टीम मेंबर्स हो गए या 15 या 20 टीम मेंबर्स हो गए, तो वो इसको ऑब्जर्व कर सकता है, उनके साथ बातचीत कर सकता है, उनके साथ बातचीत करने के लिए उसको पता चल जाएगा कि whether they are capable, whether they are mentally stable to participate in this activity or not, सही है? थर्ड वन क्या है कि evaluation and care of significant injuries on the pitch or court। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पार्टिसिपेट हो गया एक इंडिविजुअल बिफोर द पार्टिसिपेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन भी पास कर लिया, ठीक है, और उसने उसके बाद मेंटल एबिलिटी भी है उसकी, ठीक है, और उसके बाद वो फिजिकल एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहा है या कंपटीशन में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन किसी भी वजह से उसको इंजरी हो जाती है, ठीक है, लेट्स से। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो थर्ड है कि उसने उसको इवेल्युएट करना है फौरन से, ठीक है, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर ने, और उसको प्रोवाइड करनी है केयर, ठीक है। सो जो इमीडिएट असेसमेंट है वो बहुत जरूरी है, इमीडिएट इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इवेल्युएट नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर देयर इज अ चांस कि उसकी जो सिवियरिटी ऑफ इंजरी है वो बढ़ जाए, ठीक है, सही है। अगर इतनी सिवियर इंजरी है, ठीक है, कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द फील्ड। लेकिन अगर एक ऐसी इंजरी है जो कि फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगी तो आप उसको अलाउ कर सकते हो कि वो पार्टिसिपेट करे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे होते हैं, हेड कोच बैठा होता है, वो सारा देखना होता है कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट क्या फैसला करता है। फिजिकल थेरेपिस्ट जो भी फैसला करेगा, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे,
ठीक है, समझ आ गई बात की। थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल मेडिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेगा रिगार्डिंग हिज और हर मेडिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिगार्डिंग एन एथलीट्स मेडिकल इंफॉर्मेशन कि वो उसको क्या इश्यूज हैं या क्या इश्यूज नहीं है, सिवाय इसके कि जब टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि हमें बताया जाए कि ये इसमें क्या कैपेबिलिटी है, इसमें क्या कैपेबिलिटी नहीं है, तब आप बताओगे कि जी दिस इज द एक्चुअल फ्रेम और दिस इज एक्चुअल पिक्चर जिस पे ये फॉल कर रहा है, is he is or not he or she is not able or able to perform in the this particular sports। ठीक है, so disclosure नहीं कर सकते हो आप किसी भी मेडिकल रिपोर्ट का of an athlete। ठीक है, सही है। Now the most important topic in this management and sports injury management is what are the common factors due to which the injury can occur। ठीक है, as a result of sports rehabilitator और team management negligence। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से एक एथलीट जो है, ठीक है, उसमें ये इंजरीज हो सकती हैं नेग्लिजेंस की वजह से। ठीक है, मतलब नेग्लिजेंस किसकी, टीम मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस या एक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर की नेग्लिजेंस। ठीक है, कि वो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से एक एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और आप उसको उतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं करते हो, जिसकी वजह से उसको इंजरी हो जाती है। सही है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, दैट इज अबाउट सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी फैसिलिटीज में आपके पास सबसे पहला फैक्टर आ जाता है सेफ्टी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेफ्टी में आपने ये नहीं देखा कि अनसेफ इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, अनसेफ इक्विपमेंट्स मतलब ऐसे इक्विपमेंट जिनमें कोई शार्प एज हो। ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि आपको आपके जो लेट्स से हेड है या चेस्ट है, ठीक है, या कोई भी ऐसी जगह है जहां पर इंजरी के चांसेस हैं। लेट्स से जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर आपको पता है पैडिंग होती है सारी। ठीक है, आपके हेड को कवर किया जाता है, फेस को कवर किया जाता है विद हेलमेट। ठीक है, इसी तरीके से फोरआर्म को कवर किया जाता है, ठीक है, विद फोरआर्म पैड। ठीक है, सिर्फ क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुपरफिशियल बॉल है, तो कहीं पर भी बॉल स्ट्रक कर गई अगर फोरआर्म पर, तो देयर इज अ चांस कि फोरआर्म की जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाए, रेडियस मेनली। ठीक है, सो अनसेफ इक्विपमेंट्स, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट ना हो जो कि इंजरी कॉज करे। ठीक है, और आपने किसी ऐसे इक्विपमेंट से मना नहीं करना जो कि इंजरी को प्रिवेंट करता हो। आपने अलाउ करना है कि जो एथलीट्स हैं वो इस चीज के ऊपर प्योरली रिस्पॉन्सिबल ठहरें कि हमने किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट करना फ्रॉम द इंजरी और हमने कैसे अपने सेफ इक्विपमेंट्स को यूज करना है ऑल द टाइम। ठीक है, वेदर इट इज अ प्रैक्टिस और वेदर इट इज अ कंपटीशन। ठीक है, तो अनसेफ इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अनसेफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, अनसेफ प्रैक्टिस का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी जगह जहां पर प्रैक्टिस ना हो और आप के जो प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आपने उनको वहां पर प्रैक्टिस करने से मना कर लें। ठीक है, बिकॉज इट इज अनसेफ फॉर देम। अनइवन सरफेसेस पे रन करना, ठीक है, इट इज अनसेफ फॉर देम। ठीक है, नेक्स्ट इज poor condition of the surfaces of the pitch of the court। ठीक है, poor condition हो surface की, poor condition हो court की, या poor condition हो किसी भी surrounding surface की। ठीक है, तो भी आपने उनको prevent करना है। unsafe impeding objects। ठीक है, ऐसे objects जो impede करें। ठीक है, let's say कि कहीं पर पोल लगा हुआ है, ठीक है, और आप उससे प्रिवेंट नहीं करते हो या आप उनको उस जगह से साइड पर नहीं करते हो, तो भी वो इंजरी का बायस बन सकता है। कहीं पर ऐसा कोई पोल है, ठीक है, या कहीं पर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो कि इंजरी का बायस बन सकती है। लेट्स से एक ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर रनिंग हो रही है, लेकिन उस ट्रैक के ऊपर कहीं पर अगर कोई पत्थर आ जाता है या कहीं पर कोई ब्रिक आ जाती है, ठीक है, जो कि इंजरी का बायस बन सकती है या फॉल का बायस बन सकती है, तो आपने उधर से उनको मना करना है।
ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेफ्टी, ठीक है। वार्निंग ऑफ रिस्क एंड डेंजर, ठीक है। आपने कोई भी रिस्क है, कोई भी डेंजर है, आपने उनको वार्न करना है कि अगर आप इससे नहीं बचोगे तो आप देयर इज अ चांस कि आपको इंजरी हो जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहली चीज क्या है कि आपने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक सेफ टेक्निक्स बतानी है, ठीक है, कि आपने इन सेफ टेक्निक्स को यूज करना है ड्यूरिंग योर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, ठीक है। मतलब हाउ टू डाइव, ठीक है, इन अ पूल, ठीक है, हाउ टू डाइव ऑन द ग्राउंड, ठीक है, आपने किस तरीके से ग्राउंड पर डाइव करना है, ठीक है, आपने किस तरीके से किसी स्विमिंग पूल में डाइव करना है, ये सारी कौन सी चीजें सेफ प्रैक्टिस, ठीक है, आपने उनको उनको बताना है कि आपने किस तरीके से सेफ टेक्निक्स को यूज करना है व्हाइल परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज, ठीक है। सेकेंड वन इज failure to disclose potential and injury consequences, ठीक है, of playing and of not playing using safe techniques, ठीक है। और फिर आपने उनको बताना है कि अगर आप सेफ टेक्निक्स यूज करोगे तो आप इंजरी से कैसे प्रिवेंट रहोगे, और आपने ये भी बताना है कि अगर आप सेफ टेक्निक्स यूज नहीं करोगे तो आपको कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फेलियर टू इंटरवीन व्हेन प्लेयर्स डू नॉट यूज सेफ टेक्निक्स, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि प्लेयर्स सेफ टेक्निक्स नहीं यूज कर रहे हैं और आप फिर भी बैठे हैं आराम से और देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जी चलें ठीक है कोई बात नहीं, तो इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर इन कॉजिंग इंजरी, ठीक है, ऑफ एथलीट्स और टीम मेंबर्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज मिसमैच प्लेयर्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिसमैच प्लेयर्स का मतलब क्या है कि प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर्स हों, ठीक है, और एक बिल्कुल स्टार्टिंग का प्लेयर है, बिगिनर है, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट करे, उनके साथ तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम, ठीक है। अब होता क्या है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अंडर 15 की टीम्स होती हैं, अंडर 19 की टीम्स होती हैं, एंड एक डोमेस्टिक टीम होती है, ठीक है, और एक इंटरनेशनल टीम होती है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि मिस मैचिंग को खत्म किया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी अंडर 15 है वो, उनकी कोशिश यही होती है कि वो 19 ईयर्स ऑफ एज की जो टीम है उनमें ना खेले, क्योंकि देयर इज अ मिसमैच, ठीक है। ऑब्वियसली जो यंगर एज का होगा या जो बिगिनर लेवल का होगा वो अपने आप को स्ट्राइव करेगा, अपनी मैक्सिमम फोर्स इनपुट करेगा ताकि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। और जितना वो मैक्सिमम इनपुट फोर्स इनपुट करेगा उसमें उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसको इंजरी हो जाए, ठीक है। थर्ड रीजन इज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। नाउ फेलियर टू प्रोवाइड प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर आप प्रॉपरली इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल को तो देयर इज अ चांस कि उसको इंजरी हो जाए, ठीक है, सही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने उनको यूजेज बताना है कि इस इक्विपमेंट को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। जैसे फेस मास्क है, ठीक है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं बिलो द नोज या बिलो द माउथ, तो क्या इसका कोई फायदा है? नहीं फायदा, ठीक है। सो ऑलवेज पुट इट हाफ टिल द हाफ ऑफ योर नोज, ताकि आपकी नोज और माउथ कवर हो सके, ठीक है। तो ये यूजेज जरूर बताने हैं। एंड द लास्ट वन इज इम्प्रॉपर फिट, ठीक है, किसी बहुत हेल्दी इंडिविजुअल का जो है वो आप कह लो कि इक्विपमेंट है और आप किसी पतले से बंदे को के लिए तुम भी यही यूज कर लो, ठीक है। लेट्स से हेलमेट है, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके हेड का सर्कमफेरेंस ऑलमोस्ट 16 या 12 इंच 14 to 16 इंचेस है, ठीक है, और एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका हेड का सर्कमफेरेंस कम है 8 to 10 इंचेस है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसको फिट नहीं आएगा, तो उसमें भी चांसेस हैं कि वो इंजरी कॉज कर सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि जितना इम्प्रॉपर फिट आएगा वो उतना ही अनकंफर्टेबल होगा, वो उतना ही ज्यादा उसको इश्यू आएगा कहीं पर भी पार्टिसिपेट करने में, ठीक है, जिसकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंजरी, ठीक है। लास्ट वन
कि फेलियर टू मेंटेन इंजरी रिकॉर्ड्स, ठीक है, हर एथलीट का एक इंजरी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है एज अ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपने ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन रिकॉर्ड्स को भी, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन का भी रिकॉर्ड रखना है कि क्या ट्रीटमेंट हुई, ठीक है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या हुई, क्या ट्रीटमेंट फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बाद हुई और फिर क्या रिहेबिलिटेशन हुई आफ्टर द हीलिंग। थर्ड वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स को आप नहीं रख पाते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रख पाते हो तो भी आपके साइड के ऊपर दिस इज एन इशू, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कि आप मेडिकल रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर दो, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है, फॉर योर ऑन बेनिफिट और फॉर बाइसनेस, ठीक है, आप उनको ऑल्टर कर दो मेडिकल रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल कि आप इंजरी को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट ना करो, जिसकी वजह से एक्चुअली जो आपके मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स होंगे, उनमें क्या आ जाएगा, मिसमैच आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली एक प्योरली फिट इंडिविजुअल और एक अनफिट इंडिविजुअल, वो उसमें मिसमैच आ जाएगा, ठीक है। जो अनफिट होगा वो कोशिश करेगा कि मैं उतना ही पार्टिसिपेट करूं जितना एक फिट इंडिविजुअल कर सकता है, अनफिट तो नहीं उतना कर पाएगा। ऑब्वियसली जो उसकी इंजरी होगी, प्रीवियस इंजरी, वो वर्स हो सकती है, ठीक है। एप्रोप्रिएट केयर, ठीक है, फेलियर टू फॉलो प्रॉपर केयर प्रोटोकॉल्स, ठीक है, आप जो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, आप उनको फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, तो भी आपकी साइड के ऊपर गलती है, ठीक है, आपकी नेग्लिजेंस है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने इंजर्ड प्लेयर को रेफर नहीं किया फॉर द हायर स्पेशलिटी, ठीक है। एक इंडिविजुअल ऐसा है या एक टीम मेंबर को इंजरी हुई है, ठीक है, और वो इंजरी आपको समझ नहीं आ रही है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और आप उसको रेफर भी नहीं करते हो किसी फर्दर हायर स्पेशलिटी की तरफ, तो ये क्या है, इट्स अ नेग्लिजेंस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, ठीक है, कि आपने इंजर्ड प्लेयर को पार्टिसिपेट करने से रोका नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि इंजर्ड प्लेयर हुआ है, मॉडरेट टाइप की इंजरी है, आप उसको अलाउ करते हो कि जी आप खेल लो, कंटिन्यू करो अपने खेल को, तो देयर इज अ चांस कि जो उसकी इंजरी का लेवल है वो वर्स हो जाए, सीवियरिटी तक चले जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोग ने बात की कि स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल है, ठीक है। एक्चुअली इट इज अ टीम एफर्ट, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है, आपके स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर के ऊपर है। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर है क्या, उसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, लीगल एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर के। एंड द सेकंड थिंग वी लर्न अबाउट सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर है क्या, ठीक है, और उसके क्या स्किल डोमेन्स है। देयर आर 13 स्किल डोमेन्स ऑफ सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर। और फिर लास्ट में कि नेग्लिजेंस की वजह से कौन कौन सी इंजरीज कॉमन हो सकती है, ठीक है, ऐसे कौन सा फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जिनमें नेग्लिजेंस करने की वजह से इंजरीज हो सकती है, ठीक है। समझ आ गई बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, Yes. एक्सक्यूज मी सर, आप कॉमन Yes, फैक्टर sir. नेग्लिजेंस में सेफ टेक्निक्स का, तो सेफ टेक्निक्स का मतलब ये है कि मतलब एक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन वाले को पता हो कि मतलब अगर एक पेशेंट एक प्लेयर है जो डाइविंग करता है, स्विमिंग करता है, तो जो उसका स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर होगा उसको भी पता होना चाहिए कि हाउ टू डाइव, हाउ टू स्विम, जो मतलब वो जो गेम कर रहा है वो उसके बारे में नॉलेज एक स्पोर्ट्स रिहेब को भी पता होना चाहिए। तो ये जरूरी है कि उसको भी उसकी सारी चीजों का पता हो, मतलब अगर पता नहीं होगा तो वो कैसे उसको गाइड करेगा। यस, उसको पता होना चाहिए। वो जहाँ पर भी जाएगा सबसे पहले उससे यही पूछा जाएगा कि आपका इस गेम में एक्सपीरियंस है। लेट्स से एक फुटबॉल में जो फिजिकल थेरेपिस्ट है, फुटबॉल प्लेयर्स के लिए फिजिकल थेरेपिस्ट है, वो ऑब्वियसली क्रिकेट प्लेयर्स के लिए उतना एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं हो सकता जितना एक क्रिकेट का ही फिजिकल थेरेपिस्ट हो सकता है। समझ आई बात की? तो उसको उसी गेम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सर मतलब अगर कोई स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर है तो उसको मतलब वो एक बंदा एक वक्त में एक ही गेम का मतलब हर चीज यस, जान एक सकता है ना। तो एक मतलब जो फुटबॉल वाला होगा उसको सिर्फ फुटबॉल का पता होगा, मगर जो क्रिकेट वाला है उसको क्रिकेट वाले का पता होगा, और स्विमिंग वाले को उसका अपना। यस, ठीक है। तो इसके लिए भी जब कोई बंदा स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन के बारे में पढ़ेगा तो उसके अंदर वो स्पेसिफाई पढ़ेगा, अच्छा मैंने क्या कहते हैं नहीं इस ये फील्ड में जाना है या इस
इस गेम के अकॉर्डिंगली मैंने नॉलेज अटेन हाँ, करना है। ये बेटा ये डिपेंड करता है फिजिकल थेरेपिस्ट की चॉइस के ऊपर। ठीक है, ऑब्वियसली वो आपको कभी भी फर्स्ट एट द फर्स्ट स्टेज आपको इंटरनेशनल टीम का स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं बनाते। जो आपकी ये डिग्री है, ये भी आपकी डिग्री है, इसके बाद आपकी अगर स्पेशलाइजेशन होगी तो वो एक स्पोर्ट्स में होगी। लेट्स से एज ए स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट आप एमएस करोगे, ठीक है, स्पोर्ट्स में होगी, लेकिन वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है, वो स्पोर्ट्स की होती है। ठीक है, तो जब आप स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी के बाद से आप अप्लाई करते हो क्रिकेट के लिए, ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको इनिशियल लेवल के ऊपर लेट्स से जो डोमेस्टिक टीम है उसके लिए यूज करेंगे, आपको अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए यूज करेंगे, या फिर आपको अंडर 15 टीम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सही है। जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनके लिए जरूरी है कि इट मस्ट बी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, जिसका प्रायर एक्सपीरियंस भी क्रिकेट के अंदर ही हो। समझ आ गई बात की? ओके। ठीक है, किसी बच्चे को ना समझ आई हो किसी भी चीज की तो बताए। हाँ जी बच्चों। सर क्लियर है? सर आ गई है। आ गई है। सर आ गई है समझ। आ गई है यस सर सर। समझ। सारे टाइप हो गए। अच्छा सर नेक्स्ट क्लास ऑन कैंपस होगी कि ऑनलाइन ही होगी? बेटा मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन ही होनी चाहिए। आप सबको पता होना चाहिए कि जो रिसेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो पहले जितना भी अगस्त 23 अगस्त तक जितना भी कोविड-19 फैल रहा था, दैट वाज अबाउट 2%। जो ट्रांसमिशन रेट था या जो इन्फेक्शन रेट था वो 2% था। नाउ इट इज 3.27%। ठीक है, केसेस कम इस वजह से नहीं है कि एक तो लोग अपने आप को बता रहे हैं कि अगर किसी को इश्यू है, ठीक है, और दूसरा ये कि ज्यादातर आजकल आपको पता है टेस्ट भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पहले से कम हो गए हैं, शायद इस वजह से भी। तो मेरी तो कोशिश यही है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ लो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर सर अभी तो अभी मेल आई है। अभी मेल आई है एमटी की तरफ से, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो एक लेटर लिख के देंगे एमटी को, एप्लीकेशन लिख के और ऑनलाइन क्लासेस दोगे। तो सर वो देना एक मिनट साइलेंट, वन बाय वन। सर मैं बताऊं? बोलो बिस्मा। सर वो सर अभी ना यूनिवर्सिटी सर मैं बोलती हूँ, यूनिवर्सिटी से एक मेल आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप एक एप्लीकेशन दो अगर आप ऑनलाइन कंटिन्यू रखना चाहते हो। तो सर क्या वो वो जो एप्लीकेशन है वो देना लाजमी है ऑनलाइन के लिए टीचर को, या कहाँ पे मेल देनी है वो, मतलब कहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है? डीन अच्छा के बेटा, साइन? ठीक है, मुझे समझ आ गई। अगर एसएचएस में ऐसा कोई रूल नहीं है अभी तक, ठीक है, अगर ऐसा कोई रूल हुआ तो फिर मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा फर्दर, लेकिन इट इज टोटली डिपेंडेंट सर ऑन मेल आ गई है। मेल आई है ना? यस सर, स्कूल ऑफ हेल्थ। अच्छा चलिए, मैं वो जाके डायरेक्टर एसएचएस की मेल आई है सर। जी मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे और अभी सर वो कितने दिन तक हम सबमिट करवा सकते हैं, ये भी थोड़ा। मेरे ख्याल से मतलब नेक्स्ट मंडे से पहले करेंगे। नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट मंडे से पहले पहले आप लोग अपना जमा करवा सकते हैं। ओ चलिए ठीक है फिर। ठीक है, ठीक है सर जी। जी अब्दुल्ला बेटा, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई थी। सब सेम क्वेश्चन, अब्दुल्ला का भी यही था। सर यही था, मैंने कहा मेल आ चुकी है, तो हम अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं, जैसे कि सर हमने ऑनलाइन ही लेनी है क्लासेस, तो एप्लीकेशन हम सबमिट करवा दें अभी जाके। हाँ जी ठीक है, आप लोग अभी जमा करवा दो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज।
सर मेरी अटेंडेंस पिछली क्लास की है, आपको बताया था अल्लाह मैंने। हाफिज सर। सर मेरी भी। अगर ऑनलाइन चलेगी तो फिर मेरा ख्याल से अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन सर लास्ट टाइम आपने ऑनलाइन लगाई थी ना, तो वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी उस वक्त। नहीं वो पर सर मुझे मेल ही नहीं आई थी, या मैंने आपको ईमेल की थी, आपने कहा था आपके पास लिस्ट नहीं है। जी जी बेटा मुझे पता है, मेरे पास लिस्ट भी नहीं है अवेलेबल। आप लोग सर मुझे भी ईमेल नहीं आई थी लास्ट टाइम। हाँ जी बेटा, हाँ जी सब एक जैसा कोई सर इशू आप नहीं है। लास्ट टाइम की सबकी लगा दें। अच्छा जी, ओके सर बेटा। मैंने आपको बताया भी था क्लास में। किसके बारे में? सर रीजा अरशद, मैं आपके पास क्लास में आई थी। बताया, ठीक है कोई इशू नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन चलेगी क्लासेस तो उसमें कोई इशू नहीं है अटेंडेंस का, ठीक है। जी क्योंकि आप जी। लोगों का रिकॉर्डिंग होगी, आप लोग उसी टाइम पढ़ सकते हैं। लेकिन पार्टिसिपेशन जरूरी है। आप लोग जितनी आपकी अटेंडेंस होगी वो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के ऊपर इफेक्ट डालेगी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह